सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फॉलिंग डाउन के बारे में। ये कहानी है एक आम आदमी की जो हर रोज की चीजों को देख करके थक जाता है और एक दिन निश्चय करता है कि वो अपने तरीके से अब इंसाफ करेगा और लोगों को उन्हीं की भाषा में बताएगा कि आखिर गलत क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक लंबे ट्रैफिक का दृश्य आता है। इसी ट्रैफिक में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है विलियम फोस्टर। सारे उसे विल कह के बुलाते हैं। विल ने अपना यूनिफॉर्म पहन करके रखा है। वो चारों तरफ लोगों की तरफ देखता है कि लोग कितनी ज्यादा परेशानी में हैं और ये सारे के सारे आम लोग हैं जो ट्रैफिक में फंसे हैं। गर्मी से सबकी हालत खराब हो रही है। सामने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रोड के रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है। ये चीज बताती है कि सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला भी नहीं है जो लोगों को नियम बता सके। बस ऐसे ही लोगों को रोड पर रोक करके रखा गया है और रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक के बाद एक लोगों की हालत खराब होती रहती है। विल देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर एक मक्खी आ गई है जो उसे परेशान कर रही है। वो मक्खी को मारता है। तब देखता है कि अब उसकी हालत और भी खराब हो रही है। लोग भी पीछे से चिल्ला रहे हैं। तब वो गाड़ी से निकल करके जाने लगता है। उसके पीछे वाला आदमी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बीच सड़क पे तुम अपनी गाड़ी छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? विल कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब वो चिल्ला करके कहता है कि अब तुम्हारी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी विल भागते हुए जाता है एक पब्लिक फोन बूथ के पास, एक सिक्का डालता है और सीधा कॉल करता है बेथ नाम की औरत के पास। बेथ उसकी एक्स वाइफ है जिसने उससे तलाक ले लिया है और विल की बेटी की कस्टडी भी उसी के पास है। मगर बेथ नहीं चाहती कि विल अपनी बेटी से भी मिले। वो हमेशा ही उससे उसे दूर रखती है। आज विल की बेटी का बर्थडे है। वो किसी भी कीमत पर मिलना चाहता है उससे, मगर बेथ ऐसा होने देना नहीं चाहती। बेथ ने फोन उठा करके रखा है मगर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी फोन उठाएगी। थोड़ी देर तक जब वो कुछ नहीं बोलता तो कॉल कट जाता है। वो देखता है कि उसके पास चेंज पैसे नहीं है ताकि वो दोबारा कॉल कर सके। बगल में ही एक ग्रोसरी स्टोर है। वो अंदर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ छुट्टे चाहिए। दुकानदार कहता है कि मेरे पास कोई छुट्टा नहीं है। छुट्टा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कुछ खरीदोगे। इस बात को सुनने के बाद विल एक छोटी सी सॉफ्ट ड्रिंक की केन लेता है जो 50 सेंट्स की है, मगर दुकानदार उसके लिए उससे 85 सेंट्स लेता है। तो विल भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक कोरियन हो और हमारे देश में आकर के तुम हमें ही चूना लगा रहे हो। तब वो दुकानदार भड़क करके कहता है कि दुकान से बाहर निकलो। इस बात पे अब इनके बीच बहस होने लगती है। कोरियन आदमी तुरंत एक बैट निकालता है उसे मारने के लिए। तब विल उससे बैट छीन लेता है। इस चीज को देखने के बाद वो कहता है कि मुझे मत मारो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो ले सकते हो। तब विल और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई चोर हूँ जो तुम्हारे दुकान को लूटने आया हूँ? चोर मैं नहीं बल्कि तुम हो। 50 सेंट्स के बदले 85 सेंट्स लेना उसे चोरी कहते हैं। वो एक एक करके दुकान की सारी चीजों का रेट पूछता है। जो भी चीज उसे ओवर प्राइस लगती है वो उसे तोड़ने लगता है। बहुत तोड़फोड़ करने के बाद वो बेसबॉल बैट को रख लेता है अपने पास, एक अपने लिए कोक लेता है और बकायदा उसके पैसे रखता है और चला आता है बाहर। उसने चेंज भी ले लिया था पैसे रखने के बाद। चेंज का इस्तेमाल करके वो दोबारा कॉल करता है बेथ के पास, लेकिन अभी बेथ किसी और से बात कर रही है, इसीलिए नंबर इंगेज आ रहा है। वो कुछ दूर जा करके बैठ जाता है। तभी यहाँ पर दो गुंडे आते हैं और विल को कहते हैं कि जहाँ तुम बैठे हो वो हमारा अड्डा है, अभी के अभी नीचे उतरो। विल कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों का अड्डा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर अब वो लोग चाकू निकाल लेते हैं और विल से कहते हैं कि हमें तुम्हारा बैग चाहिए। तब वो भड़कता है, कहता है कि तुम लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। वो तुरंत अपने बैग के पास पड़ी हुई बेसबॉल बैट को उठाता है और उनसे मारने लगता है इन दोनों को। इसके गुस्से को देखने के बाद वो लोग भाग जाते हैं, मगर उनका चाकू अभी भी यहीं पर गिरा हुआ है। विल चाकू को रख लेता है अपने पास और दूसरे फोन से दोबारा कॉल करता है बेथ के पास। इस बार फिर से बेथ कॉल उठाती है। ना चाहते हुए भी विल को बात करना पड़ता है। तब हमें पता लगता है कि बेथ ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रखा है, यानी कि विल ना ही उसके पास आ सकता है और ना ही अपनी बच्ची के पास। विल अपनी बच्ची के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। तब उसकी वाइफ कहती है कि तुमसे दूर है तो अच्छी ही होगी। विल को बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर भी अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहता। वो बेथ से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बर्थडे पर तो अपनी बेटी से मिल सकता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरी बच्ची के जन्मदिन पे मुझे उससे मिलने से कौन रोक सकता है। इतना कह के वो फोन काट देता है। तभी दूसरी तरफ हम उन्हीं दो गुंडों को देखते हैं जिन्हें विल ने मारा था। वो अपने पूरे गैंग को लेकर के आए हैं। गाड़ी के अंदर एक लड़की भी है जो इन्हें मना करती है कि ये लोग कुछ भी गलत ना करें। तब वो लोग लड़की को उतारते हैं और देख लेते हैं कि विल अभी फोन बूथ में है। वो लोग मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, मगर उसी वक्त बूथ के आगे से एक गाड़ी गुजरती है जिसकी वजह से विल बच जाता है और गोली अगल बगल के लोगों को लगती है। ये लोग जल्दबाजी में जैसे ही यहाँ से भागते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है इनकी कार का। अब सारे लोग कार के अंदर बेहोश होकर के गिरे पड़े हैं। विल को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे ही मारने आए थे। वो कार के पास आता है और एक की मशीन गन उठाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे ऊपर निशाना भी नहीं लगा पाए। फिर वो गाड़ी के ऊपर गोली चला
चिल्लाता है और कहता है कि शायद मैं भी नहीं लगा पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो सीधा एक बंदे के पैर में गोली मारता है और हथियारों से भरा हुआ उनका एक बैग लेकर के निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ बेथ बुला लेती है पुलिस वालों को अपने घर पे, ये बात बताने के लिए कि विल यहाँ पर आने की कोशिश करने वाला है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। पुलिस वाला उसे सवाल जवाब करता है। तब बेथ बताती है कि मैंने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले रखा है। पुलिस वाला कहता है कि क्यों? तब वो बताती है कि विल का गुस्सा बहुत ही खराब है, मैंने कई बार उसे गुस्से में देखा है। तब पुलिस वाला पूछता है कि क्या विल ने कभी भी तुम पे या तुम्हारी बच्ची पे हाथ उठाया? तब वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहता है फिर तुमने ऑर्डर क्यों लिया कोर्ट से? वो कहती है क्योंकि मुझे लगा कि कभी कहीं वो कुछ गलत ना करे। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें लगा, इसकी वजह से तुमने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया, अब वो अपनी बच्ची से भी नहीं मिल सकता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो रास्ते से पैदल भी नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर भी काम चल रहा है, पूरे रोड को तोड़ करके रखा है। इस बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं कि बाकी लोगों की क्या हालत होगी। विल एक पार्क से होकर के जाने लगता है जहाँ पर चारों तरफ भिखारी बैठे हुए हैं और इन भिखारियों के शरीर में कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ काम नहीं करना चाहते, अलग अलग बहाने बना करके लोगों से पैसे मांगते रहते हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी विल के पीछे लग जाता है और एक के बाद एक बहाने बनाता है। जब विल उससे सवाल जवाब करता है तब उस आदमी को भी समझ में आ जाता है कि विल ने उसका झूठ पकड़ लिया। वो उसे कहता है कि जाओ जाकर के कोई ढंग का काम करो, तुम यहाँ पर भीख मांग करके लोगों को परेशान कर रहे हो। ये पार्क लोगों के घूमने के लिए बनाया गया है, तुम सारे भिखारियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और तुम्हें भगाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब ये आदमी विल का पीछा नहीं छोड़ रहा, वो बार बार उससे ऐसे ही भीख मांगते रहता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 बैग है, मुझे कुछ तो दे सकते हो। विल कुछ सोचता है और अपना ब्रीफकेस उसे दे देता है, कहता है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही भिखारी उसे खोलता है अंदर उसे सिर्फ एक सैंडविच मिलता है और एक सेव। तब वो सेव फेंक के मारता है विल की तरफ, उसे लगा था कि अंदर कोई कीमती चीज होगी। विल अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने उसी लड़की को पकड़ा है जो गाड़ी से उतर गई थी एक्सीडेंट से पहले। वो लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये गोली क्यों चली। तब वो कहती है कि एक व्हाइट आदमी ने हमला किया था मेरे दोस्तों पे, उसने बेसबॉल बैट से मारा था उन्हें। तब वो वापस आए थे बंदूकें लेकर के उस पर गोलियां चलाने के लिए और उनका एक्सीडेंट हो गया। शायद उसी आदमी ने दोबारा उनके ऊपर हमला किया होगा। यहाँ पर बैठे पुलिस वालों को लग रहा है कि ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, अगर इतनी गोलियां चली हैं तो ये कोई गैंग वॉर हो सकता है। मगर यहीं पर एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन जब बेसबॉल का नाम सुनता है तब उसे याद आता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक कोरियन आदमी आया था जिसने कंप्लेन किया था कि उसके दुकान के अंदर एक आदमी आया और उसने बेसबॉल बैट से वहाँ पर तोड़फोड़ की। मार्टिन तुरंत जाकर केस वाले ऑफिसर से बात करता है और कहता है कि हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए। वो ऑफिसर कहता है कि ये केस मेरा है, मुझे लगता है कि ये गैंग वॉर है और आज तुम ऐसे भी रिटायर होने वाले हो, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। तब हमें पता लगता है कि मार्टिन आज रिटायर हो जाएगा और उसने खुद ही अर्जी डाली है। थोड़े समय पहले उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी पत्नी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। उसे लगता है कि अगर मार्टिन काम पे जाएगा तो कोई क्रिमिनल उसे गोली मार के उसकी हत्या कर देगा, इसीलिए बार बार वो किसी बहाने से पुलिस स्टेशन में कॉल करती रहती है। मार्टिन अपना बचा हुआ समय अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है। दूसरी तरफ खाना खाने के लिए विल एक दुकान के अंदर जाता है, उसे ब्रेकफास्ट चाहिए, मगर वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि हमारा टाइम खत्म हो चुका है, 4 मिनट पहले ही ब्रेकफास्ट बंद हो गया, अब आपको लंच ऑर्डर करना पड़ेगा, वो भी पूरा का पूरा। ब्रेकफास्ट सस्ता होता है लंच के मुकाबले। विल उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि बस 4 मिनट हुए हैं, मुझे पूरा खाना ऑर्डर नहीं करना, मुझे इतनी भूख नहीं है, मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट चाहिए। लेकिन जब वो लोग बार बार मना करने लगते हैं तब वो अपनी बंदूक निकालता है बैग से और कहता है कि अब तो मुझे ब्रेकफास्ट ही चाहिए। तब सारे लोग डर जाते हैं। विल सबको शांत करवाता है और कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाला, सब शांत बैठो और अपना खाना खत्म करो। तभी उसका ब्रेकफास्ट आता है, उसमें पड़ा हुआ वो बर्गर उठा करके सारे लोगों को दिखाता है और कहता है कि मेन्यू में जहाँ पर इन लोगों ने फोटो लगा रखी है जरा उस बर्गर को देखो और जो बर्गर उन लोगों ने मुझे दिया है उसे देखो, ये उसका आधा भी नहीं है, ये घपलेबाजी चल रही है यहाँ पे। इतना कहने के बाद वो छत की तरफ गोली चलाता है। अब इस हादसे की भी कंप्लेन चली आती है पुलिस वालों के पास। तब एक केस मिलता है डिटेक्टिव सैंड्रा टोरेस को, जिससे मार्टिन बात करता है। तब उसे पता लगता है कि उस आदमी ने किसी को चोट नहीं पहुंचाया उस दुकान में, यहाँ तक कि उसने बर्गर के पूरे पैसे दिए। तब मार्टिन को याद आता है कि कोरियन आदमी ने भी यही बात कही थी कि कोक लेने के बाद उस आदमी ने पैसे दिए थे। वो तुरंत जाता है अपने बॉस के पास और कहता है कि शहर में जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सब एक ही आदमी कर रहा है, तो अलग अलग लोगों को केस ना दे करके सबको एक ही केस पे लगाना चाहिए। तब उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सालों पहले तुमने डेस्क जॉब ले लिया सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से, अब तुम्हें क्यों रुचि आ रही है इस केस में, वो भी उस दिन जब तुम रिटायर होने वाले हो। इतना कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विल को, जो एक फोन बूथ में जा करके दोबारा बेथ को कॉल करता है, मगर अभी भी वो पुलिस वालों से बात कर रही है, इसीलिए वो फोन नहीं उठा पाती। मगर वो जैसे ही बूथ से बाहर आता है एक आदमी उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मुझे भी कॉल करना है। इस बात को सुनते ही विल दोबारा अपनी बंदूक निकालता है और पूरे बूथ को उड़ा देता है ताकि कोई भी यहाँ से कॉल ना कर सके। तब वो जाता है एक दुकान में अपने लिए जूते खरीदने के लिए, क्योंकि उसका जूता फट चुका है। तभी यहाँ पर टोरेस आती है। टोरेस को देखने के बाद वो
वो छुप जाता है। टोरेस जब दुकानदार से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई व्हाइट शर्ट पहन के आदमी आया जिसके हाथ में एक जिम बैग है, तब दुकानदार मना कर देता है, जबकि वो जानता है कि वो आदमी यहीं पर है। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती विल के। जैसे ही टोरेस जाती है, वो आदमी आकर के कहता है कि मुझे पता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, अमेरिका में जितने भी बाहर से लोग आए हैं तुम उन्हें मार रहे हो और माइनॉरिटीज को भी। तब विल भड़क जाता है और कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं एक अमेरिकन हूँ, मैंने किसी भी आदमी को नहीं मारा। इन बातों को सुनने के बाद वो आदमी भड़क जाता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाने लगता है। कहता है फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं पुलिस वालों को बुला करके तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ। अब वो बैग खोलने लगता है विल का, जिसके अंदर विल ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा था। सबसे पहले वो गिफ्ट को तोड़ता है। इस चीज को देखते ही विल ने अपना आपा खो दिया है। वो उसी चाकू को निकालता है जिस चाकू को उसने गुंडों से लिया था और सीधा उसे घुसा देता है इस आदमी के गले में। फिर बंदूक उठाता है और उस पर कई बार फायरिंग करता है। दूसरी तरफ टोरेस दोबारा आती है पुलिस स्टेशन और मार्टिन से मिलती है। वो बताती है कि एक फोन बूथ को भी उस आदमी ने उड़ा दिया। तब मार्टिन पूरी चीज बताता है कि वो आदमी अब कहाँ जाएगा, वो किस रास्ते पर है। लेकिन अब मार्टिन गुस्से में भी है क्योंकि उसे कोई सीरियस नहीं ले रहा। वो टोरेस को कहता है कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी बीवी की मानसिक हालत कितनी खराब है। उसे हर वक्त लगता है कि मुझे कोई मार देगा। रात में अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाऊं तो उसे लगता है कि मैं मर चुका हूं। जब मैं घर जाता हूं तो उसे लगता है कि मेरा भूत आया है और ऐसी हालत में मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अपने आखिरी दिन मुझे इस केस को सोल्व करना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला ही बाहर जा रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद टोरेस कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ विल उसी दुकान से फिर से कॉल करता है बेथ के पास। उसे कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ। बेथ कहती है कि ये घर कभी तुम्हारा हुआ करता था, लेकिन अब ये घर मेरा है, मैं तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दूंगी। इतना कहने के बाद वो दोबारा पुलिस वालों को कॉल करके बुला लेती है, मगर अब विल रुकने वाला नहीं है। वो फिर से चल पड़ता है। वो देखता है कि फिर से रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी रोड बन रहा है और एक आदमी गंदी गंदी गालियां बक रहा है एक बूढ़ी महिला को। इस चीज को देख के वो अपने आप को नहीं रोक पाता और उस आदमी को एक दमदार पंच मारता है और आगे जा करके कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछता है कि मुझे बताओ आखिर इस रोड में क्या खराबी थी, कल तक ये रोड बिल्कुल ठीक था, आज तुमने क्यों तोड़ दिया। तब वो आदमी उसे इग्नोर करता है और कुछ नहीं बताता। विल कहता है कि मुझे पता है, सरकार ने जो बजट दिया होगा उसे जस्टिफाई करने के लिए तुम लोग यहाँ पर काम कर रहे हो और बिना मतलब का रोड जाम करके रखोगे ताकि सरकार को लगे कि यहाँ पे काम चल रहा है। मगर अभी भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तो विल अपनी बंदूक दिखाता है। बंदूक देखते ही आदमी बोलने लगता है कि हाँ, एक बजट आया हुआ है और बजट के लिए हमें रोड को तोड़ना था ताकि हम इस चीज को दिखा सके कि वो सारा का सारा पैसा हमने रोड बनाने में खर्च किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा पैसा वो लोग खा गए। इस बात को सुनते ही विल एक आरपीजी निकालता है बैग से ताकि वो इनकी मशीन को उड़ा दे, मगर उसका निशाना इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसने पहले कभी भी आरपीजी नहीं चलाया। उसका निशाना चूकता है और नाला ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टिन उसी दुकान पे जा रहा है जहाँ पर पहली बार तोड़फोड़ की थी विल ने। तभी उसे पता लगता है कि किसी ने बीच सड़क पे अपनी गाड़ी छोड़ दी है और वो भाग गया है। जब मार्टिन पूछताछ करता है उसे पता लगता है कि उस आदमी ने जाते हुए कहा था कि वो घर जा रहा है। अब मार्टिन इस बात को समझ चुका है कि ये गाड़ी उसी आदमी का है जिसने पूरे शहर में बवाल किया है। वो टोरेस को कहता है कि इस गाड़ी की डिटेल निकालो, अगर हमें मालिक के बारे में पता लग गया तो हमें उसके घर के बारे में भी पता लग जाएगा जहाँ वो जा रहा है, हम उसे पकड़ पाएंगे। टोरेस काम पे लग जाती है। दूसरी तरफ विल जल्दी घर पहुँचने के लिए गोल्फ क्लब से होकर के जाने लगता है। तभी उसे दो बूढ़े लोग देख लेते हैं और कहते हैं कि जरा इसके कपड़े देखो। कपड़े देख करके ऐसा लग रहा है कि ये गोल्फ क्लब का मेंबर भी नहीं है, आखिर यहाँ से ये क्यों जा रहा है। उन्हें देखने के बाद विल कहता है कि मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आया, मैं बस साइड से निकल जाऊंगा, आप लोग अपने खेल को जारी रखें। मगर ये बूढ़े गुस्से में उसे गाली देते हैं और एक बूढ़ा आदमी उसी की तरफ शॉट खेलता है, वो भी तेज। बिल बाल बाल बचता है। अगर वो नीचे नहीं बैठता तो उसके सर के चीथड़े उड़ जाते। इस चीज को देखने के बाद वो गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि हजारों एकड़ जमीन को तुमने खराब करके रखा है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती थी, यहाँ पर बहुत सारे घर बन जाते, पिकनिक स्पॉट बन जाता, लोगों को राहत की सांस मिलती, लेकिन नहीं, तुम लोगों को अपना छोटा सा खेल खेलना है। और एक आम आदमी यहाँ से क्या गुजर गया, तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, इतने गंदे हो तुम लोग। इतना कहते ही वो इनके काट पे गोली चला देता है। इस चीज को देखते ही बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। वो कहता है कि मेरी गोलियां उसी गाड़ी में थी। विल कहता है कि देखो, तुमने जो किया तुम्हें उसी की सजा मिली है, अगर मुझे चुपचाप जाने देते तो ये चीज नहीं होती। वो निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन पहुंच जाता है विल के घर पे, जहाँ पर सिर्फ उसकी माँ है। वो बताती है कि विल के पापा और उसके दादा दोनों आर्मी में हुआ करते थे। विल भी एक डिफेंस कंपनी में काम करता है जहाँ पर मिसाइलें बनती हैं। जैसे ये लोग कंपनी में कॉल करते हैं, इन्हें पता लगता है कि विल को 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है और ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताया। मार्टिन पूछता है कि क्या विल मानसिक तौर से ठीक है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं, वो खाने की टेबल पे घंटों बैठा
बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। अब मार्टिन को समझ में नहीं आ रहा कि अगर विल यहाँ नहीं आ रहा तो वो कहाँ जा रहा होगा। तभी उसे पता लगता है कि उसकी एक एक्स वाइफ भी है और उसकी बच्ची भी। वो समझ जाता है कि वो उनके पास ही जा रहा है। वो पूछता है कि क्या उनका एड्रेस है तुम्हारे पास। उसकी माँ कहती है कि नहीं। ये लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और बेथ का एड्रेस सर्च करने लगते हैं। दूसरी तरफ विल को एहसास होता है कि पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। तब वो दूसरी बाउंड्री कूद करके चला आता है एक दूसरे घर में, जहाँ पर उसे एक फैमिली मिलती है। वो लोग बताते हैं कि ये घर उनका नहीं है, ये एक प्लास्टिक सर्जन का घर है जो कि बहुत ही आलीशान है। ये लोग यहाँ पर केयर टेकर है। जैसे उसे पुलिस वालों की आवाज सुनाई पड़ती है वो इस फैमिली के साथ छुप जाता है। उसको ध्यान नहीं रहता कि उसने छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा है और उसके हाथ में बंदूक है, जिसे देख करके उसके पिता डर रहे हैं। जैसे उसे एहसास होता है वो बच्ची को छोड़ देता है और सबसे माफी मांग करके कहता है कि मेरी भी एक बच्ची है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है, मैं बस इतना चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं और अपनी पत्नी के साथ थोड़ी देर बैठ करके बात करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। दूसरी तरफ मार्टिन कॉल करता है बेथ से बात करने के लिए, मगर बेथ अभी भी पुलिस वालों से बात करके बोल रही है कि उसके पति से उसे खतरा महसूस हो रहा है और वो फोन नहीं उठा पाती। तब मार्टिन कहता है कि हमें उसके घर पे चलना चाहिए, मगर वो निकल पाता उससे पहले सारे लोग उसे फेयरवेल पार्टी देते हैं। लेकिन ये लोग मजाक बना रहे हैं मार्टिन का। इन्हें पता है कि उसकी बीवी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इनमें से एक आदमी उसकी पत्नी को पागल भी कहता है। तब मार्टिन अपने आप को नहीं रोक पाता और एक दमदार पंच मारता है उसे, फिर टोरेस को लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ विल कॉल करता है बेथ को। जब वो उससे बात कर रहा होता है बेथ समझ जाती है कि वो घर के आसपास ही है। तब वो फोन काट के अपनी बच्ची को लेकर के भागने लगती है। विल भी भागता हुआ आता है घर के अंदर। जब उसकी बेटी उसे कहीं नजर नहीं आती तब वो वीडियो टेप चलाने लगता है टीवी पे और अपनी बच्ची की पुराने बर्थडे की वीडियोस देखता है। तभी मार्टिन और टोरेस यहाँ पे चले आते हैं। मार्टिन समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वो टोरेस को कहता है कि तुम पीछे के दरवाजे से जाओ। वो आगे के दरवाजे से जाने लगता है, मगर कहीं ना कहीं विल भी समझ गया था, इसीलिए वो भाग जाता है घर से। तभी मार्टिन को गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। वो पीछे आकर के देखता है कि टोरेस घायल है। भागते समय गलती से विल से गोली चल गई। विल अब भाग करके बीच पे पहुंच जाता है जहाँ पर बेथ है उसकी बेटी के साथ। जैसे ही विल की बेटी उसे देखती है वो खुश हो जाती है और भागने लगती है अपने पापा की तरफ, मगर बेथ उसे रोक करके छुपा देती है। तभी विल आकर के बेथ को गले से लगा लेता है। बेथ कहती है कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। विल कहता है कि ये समाज बहुत ही अजीब है। जब हमारी शादी हो रही थी तब कहा गया था कि सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है, लेकिन आज देखो। इस बात को सुनने के बाद बेथ कहती है कि तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। विल कहता है कि बीमार मैं नहीं, पूरा का पूरा समाज है। जरा घर से बाहर निकल करके देखो, सड़क पे हर एक आदमी तुम्हें बीमार नजर आएगा जो अपने लालच और फायदे के लिए दुनिया का इस्तेमाल कर रहा है। अपने चंद पैसों के लिए उसने लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। एक आम इंसान यहाँ पे ठीक से सांस तक नहीं ले सकता। हर चीज के लिए उसे पैसे भरने पड़ते हैं जिससे दूसरों का फायदा होता है। वो आपको मजबूर कर देते हैं घूस देने के लिए और एक 5 मिनट के काम के लिए आपको घंटों बैठाते हैं ताकि अंत में आप उन्हें पैसे दे दो। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी मार्टिन पीछे से आ जाता है हाथ में पॉपकॉर्न लेकर के और कहता है कि तुम सही कहते हो, सब कुछ बीमार है और हमें बताया भी जाता है कि ये मत खाओ इसमें बीमारी है, वो मत खाओ उसमें बीमारी है, ताकि हम उनका कोई प्रोडक्ट खरीदें जो बता रहे हैं कि उसे खाने से आपको बीमारी नहीं होगी। विल कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, तुम कौन हो, हमारे बीच में मत बोलो। तभी मार्टिन आगे आता है। वो देखता है कि विल अपनी बच्ची के सामने है, उसने उसे गले से लगाया था। वो उसकी बेटी को पॉपकॉर्न दे देता है। तब उसकी बेटी विल की तरफ आगे पॉपकॉर्न करके कहती है कि पापा आप खाएंगे। तब विल और भी शांत होकर के अपनी बंदूक नीचे रख के पॉपकॉर्न खाने लगता है। मार्टिन बेथ की तरफ इशारा करता है कि वो विल के बंदूक को बाहर फेंक दे। बेथ ऐसा ही करती है, बंदूक उठा करके सीधा समंदर में फेंक देती है। तभी मार्टिन उस पर बंदूक तान देता है और बेथ और उसकी बेटी को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। वो लोग भागने लगते हैं। वो विल से कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, कानून में अच्छे लोग हैं। इस बात को सुनते ही विल कहता है अच्छे लोग, इसका मतलब मैं बुरा इंसान हूँ। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। सरकार जैसा चाहती थी मैंने वैसे ही जिंदगी जी है। मैंने टैक्स भरा है और सारी चीजें की है। मैं एक मिसाइल फैक्ट्री में काम करता हूँ। हम सरकार के लिए मिसाइल बनाते थे। मैं भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता था? इतने पैसे जिससे मैं अपना घर भी नहीं चला पाया। और 99% लोगों के साथ यही हो रहा है। वो पूरी मेहनत करते हैं लेकिन किसी को पैसा नहीं मिलता। वो हर एक चीज के लिए दर दर की ठोकर खाते हैं, मगर पैसा मिलता किसको है? एक प्लास्टिक सर्जन को। और सरकार में कुछ गिने चुने लोग हैं जो सिर्फ घपला करते हैं और सारा पैसा उनके पास चला जाता है। वो लोगों के लिए उनकी जिंदगी और भी मुश्किल बना रहे हैं और पैसा उन्हें ही मिल रहा है, ना कि हमें, जो हम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। इन बातों को सुनने के बाद मार्टिन कहता है कि मुझे पता है सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी में आए वो करो। आज तुमने जो किया वो गलत है, उसके लिए तुम जेल जाओगे। इन बातों को सुनने के बाद विल हंसता है और कहता है कि मेरी जेब में एक और बंदूक है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे गोली मार दो। मार्टिन कहता है कि ऐसा मत करो, तुम अभी भी अपनी बच्ची के लिए जिंदा रह सकते हो। विल कहता है कि क्या फायदा, जेल के अंदर रह के मैं अपनी बच्ची की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे इंश्योरेंस का सारा पैसा मेरी बच्ची को मिल जाएगा, कम से कम उसकी जिंदगी बेहतर होगी मुझसे। इतने कहने के बाद वो अपनी जेब में हाथ
डालता है तब मार्टिन उस पर गोली चला देता है। विल का हाथ जैसे ही बाहर आता है, मार्टिन को एहसास होता है कि विल के पास बंदूक थी ही नहीं। उसके हाथ में जो बंदूक है वो एक वाटर गन है, जो उसकी बेटी का खिलौना है, जो वो घर से लेकर के आया था। जानबूझ के विल ने यहाँ पर अपनी जान दी है। वो जिंदा नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी मौत के बाद सारे के सारे इंश्योरेंस के पैसे उसकी बच्ची को मिल जाए। अब विल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जीत गया। फिर वो पानी में गिर करके दम तोड़ देता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।